हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएचडी क्लासेस। आई एम योर फ्रेंड सुष्मिता वाजपेयी। तो अगेन हम लोग यही फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कर रहे हैं। इसका हम लोग पार्ट सेकंड करने वाले हैं यहाँ पर। अब इसमें जो है सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है ये समझ लो। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस में होता क्या है? एनर्जी जनरेट होती है ना। उसी तरीके से सेल में एनर्जी कहाँ जनरेट होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में जनरेट होगी। क्लियर है? और वो किस फॉर्म में जनरेट होगी? एटीपी के फॉर्म में जनरेट होगी। ठीक है, किस स्ट्रक्चर में जनरेट होगी? एटीपी के फॉर्म में जनरेट होगी। ये एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको बोलते हैं। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एनर्जी क्वाइन है सेल के। ठीक है, ये एनर्जी के सिक्के हैं जो सेल में चलते हैं। ठीक है, एटीपी इज ऑल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड मैकेनिकल वर्क। एटीपी जो एनर्जी है वो कैसे यूज होती है? अच्छा, ये एटीपी कैसे जनरेट हो रही है ये आपको पता कैसे चलेगा? देखिए, फिर अपनी बॉडी पे आप इसको समझिए कि आपने खाना खाया, सपोज ग्लूकोज खाया। ठीक है, ग्लूकोज किसमें बहुत प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्ब्स कौन कौन से लेते हो आप? जैसे चपातीज, राइस, मिल्क, राइट। इसको आपने जब ये आफ्टर डाइजेशन ये किस में ब्रेक हो गया? ग्लूकोज में ब्रेक हो गया। और ये ग्लूकोज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के बाद में कहाँ पहुंचा दिया जाता है? ब्लड के थ्रू सेल्स के पास पहुंच जाता है। अब ये ग्लूकोज जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर जाता है और वहां पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इनहेल की हुई ऑक्सीजन चॉपिंग करेगी ग्लूकोज का और वहां पे एनर्जी जनरेट करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी जिसको आप एक्सेल करके बॉडी से बाहर निकालते हो। क्लियर है? सारा का सारा चैनल क्लियर है ना? तो जो ये एटीपी है, ठीक है, इसका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। क्लियर है? चलिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन बेटा समझते हो ना कि एक आउटर मेम्ब्रेन हो गई, एक इनर मेम्ब्रेन हो गई। एक सेकेंड, एक आउटर मेम्ब्रेन हो गई, एक इनर मेम्ब्रेन हो गई। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम दिया हुआ है। जो आउटर मेम्ब्रेन है ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, दिख रही है आपको? ठीक है, ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अंदर की तरफ मुड़ करके और इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको बोलते हैं क्रिस्टी। यहाँ पर एक क्रिस्टी कहाँ है? ये क्रिस्टी है। ठीक है, तो जब हम इसका माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करते हैं तो आप इसको इस पूरे होल माइटोकॉन्ड्रिया को आप क्रिस्टी, स्ट्रोमा और आउटर कवरिंग में डिवाइड कर लो। क्लियर है? इसमें डीएनए भी प्रेजेंट होता है। तो डीएनए प्रेजेंट होने से क्या बेनिफिट इसको मिलता है कि अपने आप को ये डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत रहती है तो क्या होगा? ये डिवीज़न कर करके और क्या कहते हैं अपने आप को नंबर्स इंक्रीज कर लेगा और नंबर इंक्रीज करने के बाद में आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। क्लियर है? तो डीएनए का ये बेनिफिट है इसको। तो हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए। ठीक है, ये डीएनए याद रखना, डीएनए जो है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। और थर्ड ऑर्गन कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोटीन की भी कोई कमी नहीं रहेगी। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया इज एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इसका है। अब इसको आप क्लियरली समझ लो। यहाँ पर ये एटीपी सिंथेसिस पैचेस दिख रहे हैं, राइबोसोम दिख रहा है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। मैंने क्या बताया आपको? ये हो गई इसकी आउटर कवरिंग। ठीक है, इनर जो कवरिंग है यानी डबल मेम्ब्रेन है ना, तो आउटर कवरिंग ये हो गई और इनर जो मेम्ब्रेन है वो अलग अंदर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगी। और वो जो है इसको क्या बोलेंगे हम? क्रिस्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रिस्टी। ये क्रिस्टी हैं। क्रिस्टी पे ही जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो होता है। क्लियर है? डीएनए इज ऑल्सो अटैच इन इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं और राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, यहां तक क्लियर है कि नहीं है? इसमें
जैसे ही ग्लूकोज आपको आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस सिचुएशन में क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। किस तरीके से एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज ली जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ग्लूकोज सेल के अंदर आएगी, और सेल के अंदर आने के बाद ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगी, वहां पर इसकी चॉपिंग होगी, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन के थ्रू जो है वो क्या जनरेट होगा, एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज कॉल्ड द कॉइन ऑफ या करेंसी ऑफ द सेल, ये जनरेट होंगे, और ये एटीपीज हम यूज करेंगे डे टू डे लाइफ के एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर है इतना? चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड होते क्या हैं? प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे ये। मेनली मतलब आप ये समझ लो कि प्लास्टिड जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर 2 टाइप्स मेंशन है, आप 3 टाइप्स के पढ़ो। ठीक है, एक हो गया क्लोरोप्लास्ट, एक हो गया क्रोमोप्लास्ट, ये हो गया क्रोमोप्लास्ट, ये हो गया ल्यूकोप्लास्ट, और जो कलरफुल वाले होते हैं उनको बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट। जो सिर्फ ग्रीन कलर के होते हैं उनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो यहीं पर होगा, यहीं जो है फोटोसिंथेसिस की सारी प्रोसेस होती है। ठीक है, आगे क्लासेस में जाकर के आप पढ़ोगे डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, तो स्ट्रोमा और ग्रेनम में ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, पिगमेंट जैसे कि आपके ब्लड में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन, राइट। उसी तरीके से प्लांट्स में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल, और इसी की वजह से ग्रीन कलर होता है। ठीक है, photosynthetic chloroplasts are also contain yellow and orange pigment in addition of chlorophyll, इसलिए on that situation इसको बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ल्यूकोप्लास्ट जिसमें स्टार्च कंटेन होता है। जैसे कि आपने पटैटो देखी है, पटैटो में क्या होता है कि जो है इसमें जो पटैटो में जो स्टार्च है वो जो है ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर रहेगा, यानी कि जो स्टार्च का स्टोरेज है वो ल्यूकोप्लास्ट है। ठीक है, चलिए। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन द मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। इसका स्ट्रक्चर समझो, इसमें जो कवरिंग, आउटर कवरिंग और इनर कवरिंग, स्ट्रोमा और थैलाकॉइड्स। ठीक है, 3 स्ट्रक्चर इसमें होते हैं, आगे चल के भी हम पढ़ेंगे। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक है, इनको भी प्रोटीन की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, और दूसरी चीज़ क्या होगी कि इनको भी ये अपने आप से सेल्फ रेप्लिकेट कर लेंगे। क्लियर है? सेल्फ रेप्लिकेशन मतलब अपने नंबर्स को इंक्रीज करना, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है। ये मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इनको बोलते हैं थैलाकॉइड्स। ठीक है, थैलाकॉइड्स होते हैं, और ये जो लिक्विड भरा होता है दैट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। ठीक है, क्लियर है? जो डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, जो फोटोसिंथेसिस की जो फेनामेना है वो जो है वो सारी की सारी यहाँ इसी के अंदर होती है। क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ बेटा? अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे किचन ऑफ सेल। किचन की सेल क्या है, या सॉरी सेल का किचन कौन है, तो वो होगा क्या, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है। गॉट इट? चलिए अब आ जाते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सैक फॉर द सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट्स। प्लांट सेल है तो उसमें बड़ी बड़ी सी वैक्यूल्स होंगी, ये स्टोरेज करती हैं मटेरियल्स का। ठीक है, एनिमल सेल में ये थोड़ी सी स्मॉल साइज की होती हैं। जब आप डिफरेंस लिखते हो ना, जब मैंने डिफरेंस पढ़ाया था ना, तो उसमें एक पॉइंट ये दिया था ना, वैक्यूल्स जो है वो लार्ज साइज में प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे और स्मॉल साइज में एनिमल सेल में। ठीक है, द सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ द सम प्लांट्स आर ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। यू नो
वैक्यूल्स के प्रेजेंट होने के चलते इसका जो न्यूक्लियस होता है ना वो थोड़ा सा खिसक जाता है। आपने देखा ना, प्लांट सेल बनाते हो तो थोड़ा सा न्यूक्लियस को आप किनारे बनाते हो, ठीक है, ड्यू टू द साइज ऑफ वैक्यूल्स, ठीक है। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल विद द सेल सैप। वैक्यूल्स में सेल सैप जो होता है और सेल सैप फिल्ड होता है, और जो क्या प्रोवाइड करता है, टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ये दोनों टर्म हम लोगों ने डिस्कस कर दिए थे जब मैंने सेल मेम्ब्रेन पढ़ाई थी, ठीक है। सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करेगा, सोलेंट फॉर्म में रखेगा इसको, ठीक है। मेनी ऑफ द सब्सटेंस ऑफ इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल एंड स्टोरेज इन द वैक्यूल, दीज इंक्लूड एमिनो एसिड। जिसका सेल सेप होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, एमिनो एसिड हो गया, शुगर हो गई, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड हो गए, प्रोटीन हो गए, जो कि सेल को हेल्दी रखने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम, इन सब में क्या होता है, फूड वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि इनमें जो डाइजेशन का प्रोसेस है या न्यूट्रिशन कैसे ले रहा है अमीबा, तो वो सारी की सारी जो फेनोमेना होती है वो वैक्यूल्स के थ्रू ही होती है। आपने क्लास 6-7 में भी पढ़ा था कि अमीबा किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स को लेता है, 7th में पढ़ा था, ठीक है। तो अमीबा हैज कंज्यूम विद द हेल्प ऑफ फूड वैक्यूल्स, ठीक है। अब in some unicellular organisms specialized vacuoles are play important roles in expelling excess of water, ठीक है। ये क्या करता है, वाटर को अपने में स्टोर करेगा और जाकर के सेल मेम्ब्रेन पे जाकर के ये जो वाटर जो वैक्यूल्स हैं ये जो है बस्ट कर जाती हैं। तो इस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन ये परफॉर्म करती हैं वैक्यूल्स। तो आपको क्या क्या फंक्शन पता चल गया, ये स्टोरेज का काम कर रही हैं, फर्स्ट थिंग, फूड वैक्यूल्स का काम कर रही हैं, सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग है टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही हैं, और फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट है ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि कंट्रोल ऑफ वाटर का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म कर रही हैं सेल के अंदर। क्लियर है? चलिए, अमीबा में फूड वैक्यूल होंगी जो डाइजेशन के में हेल्प करेंगी और इनगल्फिंग करेंगी फूड को, मतलब इनगल्फ करने में फाइगोसाइटोसिस करती हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हैं, और फिर है रेगुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल, ये जो मैंने अभी बताया। वैक्यूल एब्जॉर्ब द वाटर, स्वेल कर जाएंगे, साइटोप्लाज्म मूवमेंट करेंगे और पेरीफेज पे जाकर के बस्ट कर जाएंगी, और फिर एक स्मॉल सा डॉट के फॉर्म में फिर अगेन अपने आप को फॉर्म कराएंगे और फिर धीरे धीरे करके वाटर को फिर अपने में इनटेक करके और फिर बस्ट कर जाएंगी, ठीक है। तो इस फेनोमेना से ये ऑस्मो रेगुलेशन करती हैं। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब वाटर को का रेगुलेशन, वाटर कितने अमाउंट में सेल के अंदर रहेगा ये डिटरमाइन करती हैं। क्लियर है वैक्यूल्स? चलिए, प्लांट सेल में आपको दिख रही है कितनी छोटी छोटी सी वैक्यूल्स हैं, और एनिमल सेल में आपको किस तरीके से दिख रही है कितनी बड़ी वैक्यूल्स हैं, ठीक है। सेवरल स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, इस फूड को स्टोरेज करेंगे और ये इट कैन कंटेन न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड वेस्टेज। इसमें क्या है, एक ही वैक्यूल है, किस फॉर्म में यूज़ होगी, स्टोर वाटर में, वाटर के स्टोरेज में होगी, ठीक है, और जो बस्ट कर जाएगी जाके सेल वॉल पे जाके, और इसको कीप्स द प्लांट रिजिड। क्लियर है इतना? चले आगे बेटा, यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे ऑर्गेनल्स को इंक्लूड करेंगे। थैंक यू।